स्वागत है। आज हम रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों की दुनिया में एक खास नजरिए से झांक रहे हैं। जी। हमारे पास उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब द सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर की एक समीक्षा है। और हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि टैगोर ने क्या कहा, बिल्कुल, बल्कि ये समझना है कि इस समीक्षा ने उनके विचारों में से कौन से ऐसे नुक्ते निकाले हैं जो आज भी हमें चौंका सकते हैं। और ये जरूरी भी है क्योंकि टैगोर को हम अक्सर एक कवि या दार्शनिक के तौर पर ही याद रखते हैं। हाँ, सही बात है। लेकिन ये समीक्षा उन्हें एक सांस्कृतिक विद्रोही के रूप में पेश करती है, एक ऐसा विचारक जो अपने समय की और शायद हमारे समय की भी सबसे बड़ी धारणाओं को चुनौती दे रहा था। बिल्कुल। तो चलिए इसी नजरिए से इस समीक्षा की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि भारतीय संस्कृति की आत्मा को लेकर टैगोर की सोच कितनी अलग और गहरी थी। शुरू करते हैं। समीक्षा साफ कहती है कि ये किताब किसी धर्म या पहचान के बारे में नहीं, बल्कि इंसानियत के बारे में है। ये बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है, आइए समझते हैं। हाँ, क्योंकि यहीं पर पहला बड़ा विचार आता है जो सब कुछ बदल देता है। क्या है वो? समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि टैगोर संस्कृति के बाहरी दिखावे जैसे रीति रिवाज, पहनावा, भाषा, इन सब को सिरे से खारिज तो नहीं करते। अच्छा। लेकिन उन्हें बस एक बाहरी खोल मानते हैं। उनके लिए असली संस्कृति अंदर की चीज है। तो जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले तो यही चीजें आती हैं, त्योहार, खाना, संगीत। बिल्कुल। लेकिन समीक्षा कह रही है कि टैगोर के लिए ये सब संस्कृति का केंद्र नहीं है। ये केंद्र नहीं, परिधि है। मतलब ये वो बाहरी दायरा है जो दिखता है। ठीक है। समीक्षा के मुताबिक टैगोर के लिए संस्कृति का केंद्र या उसकी आत्मा एक बहुत ही व्यक्तिगत चीज है। ये किसी व्यक्ति का नैतिक और आध्यात्मिक विकास है। आध्यात्मिक विकास? हाँ, ये उसकी इंसानियत का बढ़ना है। ये दिलचस्प है, लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है। पूछिए। अगर संस्कृति इतनी व्यक्तिगत चीज है तो फिर समाज कैसे जुड़ता है? अच्छा सवाल है। क्या ये रीति रिवाज और त्योहार ही नहीं है जो एक समुदाय को पहचान देते हैं, उन्हें आपस में जोड़ते हैं? हाँ, आमतौर पर तो यही माना जाता है। अगर हम इन बाहरी चीजों को कम महत्व देंगे तो क्या संस्कृति एक बहुत ही अकेली और अस्पष्ट सी चीज नहीं बन जाएगी? क्या समीक्षा इस दुविधा पर बात करती है? बहुत अच्छा सवाल है, और यही वो नुक्ता है जहां ये समीक्षा इस किताब को शानदार तरीके से खोलती है। कैसे? वो एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने रखती है। टैगोर के अनुसार भारतीय संस्कृति की सबसे गहरी पहचान किसी साझा रीति रिवाज में नहीं, तो फिर किसमें है? बल्कि हर व्यक्ति द्वारा सार्वभौमिक मूल्यों जैसे करुणा, प्रेम, सत्य की व्यक्तिगत खोज में है। मतलब ज्यादा भारतीय बनने के लिए आपको ज्यादा सार्वभौमिक या यूनिवर्सल इंसान बनना होगा। वाह! संस्कृति एक बाहरी ठप्पा नहीं, बल्कि एक भीतरी यात्रा है। वाह, ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। यानी हमारी एकता किसी एक पहचान में नहीं, बल्कि इस बात में है कि हम सब अपनी अपनी तरह से एक ही ऊंचाई को छूने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। ये किसी नदी की तरह है जिसमें हजारों धाराएं आकर मिलती हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है, समुंदर। बिल्कुल सही रूपक है। और टैगोर के लिए वो समुंदर इंसानियत का था। इंसानियत का। संस्कृति का मकसद एक खास तरह का लेबल बनाना नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनाना था। जो इंसान जितना ज्यादा मानवीय होगा, वो उतना ही ज्यादा सांस्कृतिक होगा। हाँ, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था उस समय। और इसी सार्वभौमिकता के विचार से अनेकता में एकता वाला सिद्धांत जुड़ता है, जी, जिसे हम सब ने सुना है। जी। लेकिन समीक्षा बताती है कि आज हम जिस तरह इस मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं, टैगोर का मतलब उससे कहीं ज्यादा गहरा था। हाँ, ये उनके लिए कोई राजनीतिक नारा नहीं था। तो क्या था? आज ये एक क्लीशे बन गया है। हाँ। हम इसे सहनशीलता या टॉलरेंस के अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कि अब चलो तुम अलग हो, हम अलग हैं, पर हम साथ रह लेंगे। सही। समीक्षा के अनुसार टैगोर के लिए ये बहुत ही कमजोर विचार था। कमजोर? उनके लिए एकता का मतलब सिर्फ बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से चीजों को मिलाना, उनसे कुछ नया बनाना था। इसे सिंथेसिस कहते हैं। यानी सिर्फ अलग अलग फूलों को एक गुलदस्ते में रख देना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। टैगोर कह रहे हैं कि भारत का असली कमाल इन अलग अलग फूलों से एक नया अनोखा फूल बनाने की क्षमता में रहा है। अच्छा। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि भारत की संस्कृति एक म्यूजियम नहीं है जहां अलग अलग चीजें कांच के बक्सों में रखी हैं। तो फिर क्या है? ये एक जिंदा शरीर है जो बाहर से नई चीजें लेता है, उसे पचाता है और खुद का हिस्सा बना लेता है, जिससे वो और मजबूत होता है।
क्या समीक्षा इसका कोई ठोस उदाहरण देती है? क्योंकि ये विचार थोड़ा अमूर्त लग सकता है। हाँ, वो भारतीय संगीत या वास्तुकला की तरफ इशारा करती है। हाँ, जैसे कैसे मध्य एशिया और फारस से आए प्रभावों ने यहाँ के संगीत के साथ मिलकर ख्याल और ठुमरी जैसी नई विधाओं को जन्म दिया। सही बात है। या कैसे मुगल वास्तुकला ने भारतीय शैली के साथ मिलकर ताजमहल जैसा अजूबा बना दिया। बिल्कुल। टैगोर के लिए यही भारत की आत्मा थी, मिलाने की, जुड़ने की और कुछ नया रचने की शक्ति। समीक्षा कहती है कि टैगोर के लिए शुद्ध संस्कृति एक मरी हुई संस्कृति थी। मरी हुई संस्कृति? हाँ, जो संस्कृति बाहर से कुछ नहीं लेती, वो तालाब के रुके हुए पानी की तरह सड़ जाती है। ये तो राष्ट्रवाद की उस धारणा पर सीधा हमला है जो शुद्धता पर बहुत जोर देती है। बिल्कुल। और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है जिस पर समीक्षा ने काफी ध्यान दिया है। कौन सा सवाल? कि क्या होगा जब कोई बाहरी प्रभाव इतना शक्तिशाली हो कि वो आपको मिलाने के बजाय निगल जाने की धमकी दे। और यही टैगोर की सबसे बड़ी चुनौती थी, पश्चिम का प्रभाव। और ये इस किताब का सबसे प्रासंगिक हिस्सा है आज के समय में। सही कहा। समीक्षा इस बात को बहुत खूबसूरती से सामने रखती है कि टैगोर पश्चिम के अंध विरोधी नहीं थे जैसा कुछ लोग मानते हैं। अच्छा। वो बहुत बारीक फर्क करते थे। वो पश्चिमी सभ्यता और पश्चिमी राष्ट्रवाद के बीच एक लकीर खींचते थे। इसका क्या मतलब? वो सभ्यता और राष्ट्रवाद में क्या फर्क है? समीक्षा बताती है कि टैगोर के लिए पश्चिमी सभ्यता का मतलब था विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र और मानवतावाद के विचार। ठीक है। वो मानते थे कि ये सिर्फ पश्चिम की धरोहर नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की है और हमें इन्हें खुले दिल से अपनाना चाहिए। लेकिन वो पश्चिमी राष्ट्रवाद से डरते थे जो व्यावसायिकता, लालच और मशीनीकरण पर आधारित था। अच्छा। वो एक ऐसी ताकत थी जो इंसान को सिर्फ एक पुर्जा बना देती थी और प्रकृति और आत्मा से उसका रिश्ता तोड़ देती थी। और उन्हें डर था कि भारत ज्ञान की जगह इसी लालच की नकल कर लेगा। ये बात आज भी कितनी सच लगती है ना? बहुत ज्यादा। समीक्षा में टैगोर की शिक्षा पर की गई टिप्पणी का जिक्र है कि कैसे अंग्रेजी शिक्षा का मकसद सिर्फ कुशल क्लर्क बनाना था, न कि आजाद सोच वाले इंसान। बिल्कुल। आज भी जब हम अपने एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं जो सिर्फ नौकरी और पैकेज पर ध्यान देता है, तो लगता है कि टैगोर की चेतावनी को हमने सुना ही नहीं। बिल्कुल। और समीक्षा इसी बात को समझाने के लिए शांति निकेतन का बेहतरीन उदाहरण देती है। हाँ, शांति निकेतन। टैगोर का उद्देश्य वहाँ सिर्फ वनस्पति विज्ञान पढ़ाना नहीं था। तो क्या था? बल्कि छात्रों को पेड़ के साथ एक रिश्ता महसूस कराना था। वाह। उनके लिए वो शिक्षा जो आपको प्रकृति और जीवन से ना जोड़े, वो सिर्फ जानकारी का बोझ थी, ज्ञान नहीं। ज्ञान नहीं, सिर्फ जानकारी। हाँ, वो कहते थे कि पश्चिम की नकल में हम ज्ञान और जानकारी के फर्क को भूल रहे हैं। हम सिर्फ दिमाग को भर रहे हैं, दिल और आत्मा को खाली छोड़ रहे हैं। मतलब प्रगति और विकास में भी फर्क करना जरूरी है। ऊंची इमारतें और बड़ी सड़कें बनाना प्रगति हो सकती है। हाँ, हो सकती है। लेकिन अगर इंसान अंदर से खोखला हो रहा है तो ये असली विकास नहीं है। यही इस किताब का सार है। टैगोर भौतिक प्रगति के खिलाफ नहीं थे, वो आत्मा की कीमत पर भौतिक प्रगति के खिलाफ थे। एक संतुलन चाहते थे। हाँ, एक संतुलन। समीक्षा कहती है कि वो चाहते थे कि भारत पश्चिम से उसका सबसे अच्छा हिस्सा, उसका विज्ञान और तर्क ले और उसे अपने सबसे अच्छे हिस्से के साथ जोड़े। हाँ, यानी उसकी आध्यात्मिकता और मानवीय मूल्यों के साथ। ये एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है जिसे आज भी दुनिया तलाश रही है। तो जाहिर है ये किताब कोई आसान एक बार में पढ़ के खत्म करने वाली नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। समीक्षा में इसकी भाषा और शैली को गंभीर लेकिन विचारोत्तेजक बताया गया है। इसका मतलब एक आम पाठक के लिए क्या है? इसका मतलब ये है कि ये किताब आपको तैयार जवाबों की थाली नहीं परोसती। अच्छा। ये आपके सामने मुश्किल सवाल रखती है। समीक्षा कहती है कि टैगोर के निबंधों की यही खूबी है, वो आपको आराम से बैठने नहीं देते। तो वो करते क्या हैं? वो आपको चुनौती देते हैं कि आप राष्ट्र, आधुनिकता, परंपरा जैसे शब्दों के अपने आरामदेह मतलबों पर दोबारा सोचें। तो ये एक तरह का दिमागी व्यायाम है? हाँ, कह सकते हैं। ये आपको एक सक्रिय पाठक बनाती है जो लेखक के साथ मिलकर सोच रहा है, ना कि सिर्फ चुपचाप सुन रहा है। बिल्कुल। इसलिए शायद समीक्षा कहती है कि ये छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए खास तौर पर जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये आपको सोचना सिखाती है, मानना नहीं। ये आपके दिमाग में पहले से बनी बनाई सोच को झकझोर देती है। और एक अच्छी दार्शनिक किताब का यही काम है। क्या काम है? वो आपको जवाब नहीं देती, बल्कि ये सिखाती है कि बेहतर सवाल कैसे पूछे जाएं। और आज के दौर में तो ये बहुत जरूरी है। हाँ, जब हमें हर तरफ से बने बनाए जवाब दिए जा रहे हैं, सवाल पूछने की ये कला शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर हमें इस पूरी चर्चा और समीक्षा से मिले विचारों को समेटना हो तो सबसे बड़े सबक क्या होंगे?
क्या लगता है आपको? मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो ये है कि संस्कृति कोई मंजिल नहीं, एक सफर है। हाँ, और ये एक अंदरूनी सफर है, बाहरी दिखावा नहीं। सही। दूसरा बड़ा सबक ये है कि भारत की असली ताकत उसकी शुद्धता में नहीं, बल्कि उसकी मिलावट करने और पचाने की क्षमता में है। इंद्रधनुष वाला उदाहरण। हाँ, इंद्रधनुष की खूबसूरती किसी एक रंग से नहीं, बल्कि सभी रंगों के एक साथ होने से है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, कि सच्ची प्रगति सिर्फ आर्थिक या तकनीकी नहीं होती। असली प्रगति तब होती है जब इंसानियत का विकास हो, जब समाज में संवेदना और करुणा बढ़े। समीक्षा इस बात के साथ खत्म होती है कि आज के भौतिकवादी युग में जब सफलता का पैमाना सिर्फ पैसा और ताकत बन गया है, टैगोर के ये विचार एक चेतावनी की तरह हैं। निश्चित रूप से ये किताब हमें याद दिलाती है कि विकास की इस दौड़ में अपनी आत्मा को मत खो देना। सही कहा। स्मार्ट सिटीज और बुलेट ट्रेनें जरूरी हो सकती हैं, लेकिन अगर इन सबके बीच इंसान एक दूसरे से और खुद से दूर हो रहा है तो ये कैसा विकास है? हाँ, यही सवाल है। टैगोर 100 साल पहले ये सवाल पूछ रहे थे और आज ये सवाल पहले से कहीं ज्यादा तीखा और जरूरी हो गया है। आज हमने रविंद्रनाथ टैगोर की किताब द सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर की एक समीक्षा के जरिए उनके विचारों की गहराई को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि उनके लिए भारतीय संस्कृति का केंद्र किसी संकीर्ण पहचान में नहीं, बल्कि मानवता, अनेकता में एकता और आध्यात्मिक विकास की एक अंतहीन यात्रा में है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो इस समीक्षा का निचोड़ भी है। क्या सवाल है? टैगोर ने संस्कृति को एक पुल की तरह देखा, जो अलग अलग इंसानों और विचारों को जोड़ता है। आज की दुनिया में जहां पहचान और संस्कृति का इस्तेमाल अक्सर दीवारें खड़ी करने के लिए किया जा रहा है, जहां हम और वो के बीच की खाई गहरी होती जा रही है, क्या हम संस्कृति को बांटने वाले हथियार की जगह जोड़ने वाले एक पुल की तरह दोबारा देख सकते?